This conference will now be recorded. So welcome everybody. दोस्तों प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत है। जैसा आप सब लोग जानते हो दोस्तों, 3 दिन का हमने एक चैलेंज रखा हुआ था। स्टूडेंट्स को हमने एक्सरसाइज दी थी, उन सबको लेकर आना था कुछ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। उन्हें ये एक्सरसाइज दी गई थी कि ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ढूंढनी है और उसमें से कुछ क्वालिटी कंपनीज के बारे में बताना है। कंपनियां ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम एक बार निवेश करें और लाइफ लॉन्ग एक रॉयल्टी, एक बढ़िया सी इनकम हम पा सके। तो कुछ इसी प्रकार के स्टडी के साथ कल यानी डे 1 को हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन देखा जिसमें 5 सेक्टर पे चर्चा की। आशिम ने बढ़िया थी उनकी बातें, कंपनियों के बारे में चर्चा की और कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बताया। दोस्तों आज है डे 2। दोस्तों आज डे 2 के दिन हमारे बीच में जो दो प्रेजेंटर है, ये दोनों प्रेजेंटर की एक खूबी है, दोनों बिल्कुल यंग है। पहला प्रेजेंटर यानी साहिल जैन, जो एक स्टूडेंट है जिसे मेरे ख्याल से 2017 में हम लोग बॉम्बे के वर्कशॉप में मिले थे। छोटी सी उम्र से बढ़िया सीखने के प्रयास, और हमने देखा बहुत बढ़िया तरह से साहिल प्रगति कर रहा है और अच्छी तरह से अपनी टीम को हैंडल करता है, राइट। तो स्टूडेंट जो मुंबई का है साहिल से हम लोग जानेंगे। और दूसरा स्टूडेंट जो है मुनीर, मुनीर को हम वर्कशॉप में नहीं मिले थे। बड़ौदा जो हमारा होम टाउन है उसके बाजू में ही एक टाउन है डभोई नाम का। तो जनरली हमारे रिजल्ट रिलेटेड सेमिनार अलग अलग सिटी में होते हैं, तो डभोई में एक रिजल्ट रिलेटेड सेमिनार था जहां पे हम रिजल्ट पे चर्चा कर रहे थे। और उसी में ये पहली लाइन में ये जो बच्चा बैठा हुआ था, मेरे ख्याल से उस समय शायद 8वीं 9वीं में होगा, और ही वॉज हाईली इंटरेस्टेड। उसके जो सवाल थे वो बढ़िया सवाल थे। मीटिंग के बाद उसने कुछ किताबों रिकमेंड की कि भाई पीयूष भाई कौन सी किताब मुझे पढ़ूं, मेरे को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बहुत आगे आना है। जो मैंने उसको 6-7 किताबें बोली, उसने बोला ये सब तो पढ़ चुका हूं और कुछ बताओ। तो मैं सोचा यार ये तो इतनी छोटी उम्र में बढ़िया कर रहा है एकदम। और देखो आज हम सबके बीच है दोस्तों, राइट। अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही हैज जस्ट क्लियर 12th और कॉलेज में आ चुका है। हम ये दोनों इन्वेस्टर से जानेंगे कि पहला तो ये क्या सोच के अभी से सीख रहे हैं, किस प्रकार से ये लोग एजुकेशन कर रहे हैं, और क्या इन अपने भविष्य के बारे में ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं साहिल को बुलाना चाहूंगा। साहिल, आर यू ऑनलाइन? साहिल जैन, अगर आप ऑनलाइन हो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। पीयूष भाई साहिल ऑनलाइन है, लेकिन मुझे लगता है उनके साइड से ऑडियो नहीं आ पाएगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। उनका मैसेज आया है, आई कैन नॉट कनेक्ट सर। उनका शायद ऑडियो नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। चलो मुनीर, मुनीर से बात हो पाएगी हमारी? यस मुनीर, आप क्या ऑडिबल हो? हाँ। मुनीर, आप क्या सोचते हो इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्यों सीख रहे हो, आपके आने वाले समय के प्लान क्या है? अपना बैकग्राउंड कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकते हो मुनीर? अभी तो मैंने 12th क्लियर किया है और अभी से फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ और सीखना है बस अभी मार्केट्स, और जितना इन्वेस्ट कर सकते उतना करना है। ओके, तो सीखने के हाईवे पे हो आप और बढ़िया सीखोगे। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में बहुत आगे आप लोगों को बढ़ना है, राइट। इंडिया को 10 ट्रिलियन आप ही लोगों को तो ले जाना है, बराबर ना मुनीर? चलिए हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे मुनीर, है ना? तो आप लोगों ने कुछ 5 सेक्टर तय किए हुए हैं? हाँ, हम लोगों ने डिसाइड किया है 5 सेक्टर्स।
ओके, चलिए तो स्क्रीन आपके सामने है। यस मुनीर, बताइए आप, नाउ माइक इज विथ यू, आप अपनी ओर से क्या प्रेजेंट करना चाहोगे? सर ये जो लिस्ट शीट है उधर, हाँ तो राइट। ये हम लोगों ने पहले लिस्ट बनाया कि अभी मार्केट इतना गिरा है, तब भी हम लोगों ने देखा कि कोई कोई कंपनीज ऐसी है जो गिर नहीं रही है, और फिर बाद में हम लोगों ने उसका लिस्ट बनाया कि ये कौन सी कंपनीज है जो गिरती नहीं है, अभी भी नहीं गिरी है। तो वो लिस्ट में हमारे पास आए ये कुछ नेम्स। एक है अतुल पिया इंडस्ट्री, यहाँ से शुरू करते ऊपर। ओके राइट। हाँ, अतुल पिया इंडस्ट्री ये सब एग्रो केमिकल से निकले। फिर वेबको, एमआरएफ। अब अतुल पिया इंडस्ट्री का तो क्या है, बहुत अच्छा डिमांड है। तो ये ऐसी कंपनीज थी जो निफ्टी भले गिर रहा है, इन लोगों का डिमांड इतना है कि इनके प्रॉफिट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना ज्यादा कोरोना का जो भी हो रहा है उसमें। तो इसलिए इन लोगों का मार्केट में अभी भी वैल्यू ज्यादा है, और इन लोगों का प्राइस अभी भी इतना ज्यादा नहीं गिर रहा है जितना नॉर्मल मार्केट का गिरा है या निफ्टी का गिरा है। तो अतुल, पिया इंडस्ट्री, वेबको और एमआरएफ, ये तो ऑटो वाले, और इन लोगों का तो अभी तो पूरा ऑटो सेक्टर डाउन है, पर फिर भी इन लोगों ने Q3 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ये दोनों डेट फ्री कंपनी है, और इसीलिए इन लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा है अभी भी प्राइस। फिर है प्राइवेट बैंक में कोटक बैंक। कोटक बैंक प्राइवेट बैंक्स में बेस्ट बैंक है, और अच्छे से एनपीएस भी इन लोगों ने कंट्रोल किया है, तो इसलिए इन लोगों का भी जबरदस्त डिमांड है, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी है इनका, इसीलिए ये लोग कभी टूटे ही नहीं है। राइट। बायोकॉन है। बायोकॉन तो अभी फुल डिमांड में, आज भी कुछ न्यूज आया है। अभी तो इन लोगों का पूरे मजे के दिन है, तो ये लोग ओके फुल प्रॉफिट। राइट। नेक्स्ट है सीमेंट। तो सीमेंट में ये है श्री सीमेंट। तो अब श्री सीमेंट का हम लोगों ने एक कंपनी लिया है जो हमारे टॉप 5 में है, श्री सीमेंट। तो कि इन लोगों का क्रूड में बहुत खर्चा होता है। क्रूड का प्राइस लास्ट ईयर तो $70 था, और अभी तो सब 20 अराउंड आ गया है। तो इन लोगों का तो इस बार जबरदस्त प्रॉफिट उसकी वजह से ही बढ़ जाना है, क्योंकि इनका तो कॉस्ट ही कम हो जाने वाला है। नवीन फ्लोरो, अविनाती ऑर्गेनिक, इन लोगों का डिमांड बहुत है। केमिकल्स, ये स्पेशल केमिकल्स है, तो इन लोगों का बहुत डिमांड है, तो ये लोग तो अभी जबरदस्त चल रहे हैं उसकी वजह से। एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स वो कंपनी है जो कमर्शियल व्हीकल्स, ऑटो वाला इंडस्ट्री है, बट फिर भी इन लोगों ने, ये लोग डेट बर्डन वाले कंपनी थे, बट इन लोगों ने 5 साल पहले डिसाइड किया कि उन लोगों को डेट फ्री होना है, और अभी ऑलमोस्ट वो लोग डेट फ्री हो चुके हैं। तो ये वैसा हजारों में एक कंपनी जो होता है, वैसा कंपनी है कि जिसने डेट अपना हटा दिया है पूरे पूरे अच्छे से। कंज्यूमर राइट। इलेक्ट्रॉनिक, JCHAC, ये हिताची एसी वाला है ये। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तो जबरदस्त, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाला है, तो उसकी वजह से क्लियर है कि लोग खर्च किधर करने वाले हैं। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वो एक सेक्टर है जिधर डिमांड उसकी वजह से बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। सेम डीमार्ट। डीमार्ट तो कल भी वो आशिम भाई ने डिस्कस किया था कि बहुत जबरदस्त कंपनी है, और बहुत जबरदस्त डिमांड है इनका, और इनका ग्रोथ भी बहुत सही है। एसआरएफ के 4 अलग अलग बिजनेस है, कुछ टेक्सटाइल में है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है, और इनके सारे बिजनेसेस में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो डाइवर्सिफाइड है इसलिए, और वो सारे बिजनेसेस अच्छे से कर रहे हैं, सब डेट फ्री है ये लोग। 3M इंडिया, इन लोगों का भी अभी बहुत डिमांड है, क्योंकि इन लोगों के मास्क वगैरह सारे कोरोना के ये सप्लाई कर रहे हैं, और बाकी भी इन लोगों का बहुत अच्छा सा बिजनेस है। अदानी ट्रांसमिशन, ये एकदम हाई ग्रोथ कर रहा है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये लोग दूसरी कंपनीज भी खरीद रहे हैं, और खुद का भी अपना ग्रोथ कर रहे हैं, रेवेन्यू। ये कंपनी बहुत अच्छा है, पर इसमें सिर्फ एक एक संभालने जैसी चीज है, इसके ऊपर डेट बहुत है, तो ऐसी कंपनी से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। फिर मुथूट फाइनेंस। फाइनेंस ये एनबीएफसी वाला, जिसकी वजह से लास्ट 2 साल से सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हो, वो सेक्टर में से है। पर फिर भी मुथूट फाइनेंस, अभी मुथूट गोल्ड लोन्स वगैरह में इन लोगों ने इतना रेवेन्यू ग्रोथ किया है कि अगर अभी कोरोना नहीं हुआ होता तो ये लोग लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लगाने वाले थे।
और सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाने वाले थे, और तब भी ये अभी भी इतना कम टूटे हैं जबकि पूरा फाइनेंस सेक्टर टूट रहा है। तो ये भी एक ऐसा कंपनी है जो किंग है उसके सेक्टर का। कोरोमंडल फर्टिलाइजर का डेट फ्री और बेस्ट कंपनी, और फर्टिलाइजर का डिमांड हम लोगों को भी लग रहा है कि अगले 10 साल में बढ़ेगा इंडिया में, क्योंकि हमारे पास 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और उन लोगों का खाना ग्रो करना कम जगह में, तो फर्टिलाइजर्स का भी डिमांड उसकी वजह से बढ़ने वाला है, और कोरोमंडल उसमें बेस्ट है। फिर है बाटा रिलैक्सो फुटवेयर से। तो फुटवेयर का भी वही है जो श्री सीमेंट का है, कि इन लोगों का भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था और क्रूड का प्राइस उसमें बहुत इफेक्ट करता है इन लोगों को। और जब क्रूड 70 से $20 हो गया तो इन लोगों का भी प्रॉफिट अच्छे से बढ़ना है। सेम एशियन पेंट्स का भी मेन रॉ मटेरियल है क्रूड। लालपत लैब, ये लेबोरेटरी सर्विसेज का बेस्ट कंपनी है, और अभी तो इन लोगों को कोरोना के टेस्टिंग का भी बहुत सारा मिला है, पर उसके पहले भी ये लोग इतना अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे। टीसीएस, एवरग्रीन कंपनी, और ये लिस्ट है देखो, नौकरी, रिलायंस इंडस्ट्री, जुबिलेंट फूड। हम लोगों ने जुबिलेंट फूड और टाइटन कल भी बात किया था, और आज भी हमारा भी निकला है, जैसे आशिम भाई ने भी कैसे ये रेस्टोरेंट्स को ही निकाला और टाइटन ही निकाला, हम लोगों को भी यही कंपनीज टॉप 5 में मिले हैं। और ये हनीवेल ऑटो, ब्रिटानिया, नेस्ले और फार्मा तो अभी अच्छे से चल रहे क्योंकि उन लोगों का बहुत डिमांड है अभी। और एफएमसीजी, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, दिवीज लैब, एपीएल लिमिटेड, अपना एलेम्बिक फार्मा। तो ये कुछ कंपनीज है जिन लोगों का अभी हाई डिमांड है, या तो फिर उन लोगों का प्रॉफिट बहुत बढ़ने वाला है इस साल क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत कम हो गया है। तो ये कंपनीज है। तो अब हम लोगों ने इसमें से टॉप 5 कौन से चूज किए, तो टॉप 5 है ये रहे। एग्रोकेमिकल सेक्टर से पीआई इंडस्ट्री हम लोगों ने सिलेक्ट किया। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से पिडिलाइट, और सीमेंट का जैसे हमने बात किया श्री सीमेंट, रेस्टोरेंट्स में से जुबिलेंट फूड, और अदर अपैरल्स एंड एसेसरीज में से टाइटन। अब ये 5 सेक्टर हमने इसलिए लिए क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि नेक्स्ट आने वाले 10 साल में इन लोगों का डिमांड बहुत सही होने वाला है, और 2030 तक का एक्सपेक्टेशन है कि ये सारे कंपनीज निफ्टी 50 में होने चाहिए। टाइटन तो ऑलरेडी निफ्टी 50 में है, और जुबिलेंट फूड, श्री सीमेंट, पिडिलाइट, बाकी के चारों भी नेक्स्ट 50 में है, तो वो लोग कभी भी घुसने तो वाले, और अगले 10 साल में इन लोगों का अगर ग्रोथ अच्छा रहा तो हम लोगों को लग रहा है कि ये पक्का निफ्टी में आ जाएंगे 2030 तक। तो अब हम पहले ये देखें कि श्री सीमेंट के बारे में देखते हैं, सीमेंट सेक्टर के बारे में देखते हैं। तो इधर जाएंगे सीमेंट 1, ओके, जूम आउट, जूम। तो हम लोगों ने इधर डेटा लेके वो डेटा प्लॉट किया तो देखा कि टोटल 50 कंपनीज अराउंड सीमेंट की इंडिया में लिस्टेड कंपनीज, और उसमें टॉप अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, एसीसी, श्री सीमेंट और अंबुजा, यही मतलब 60-70% मार्केट शेयर तो लेके बैठ गए। उसमें भी ग्रासिम और अल्ट्राटेक ग्रासिम का ही पार्ट है। तो इन लोगों का तो एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट तो उसकी वजह से एक अच्छा कंपनी तो है, पर अगर अल्ट्राटेक के अलावा देखे तो इधर ये श्री सीमेंट, और अब इतने ये जो पहले 6-7 कंपनीज है, अब इनको अच्छे से देखते हैं कि इन लोगों का क्या है और इसमें से कौन सा कंपनी हम लोग ले सकते हैं। अगर इंडिया वर्ल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है और ये सेक्टर पूरे इंडिया को आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, तो ये सेक्टर में से कौन सा कंपनी है जो बेस्ट है, तो हम लोग वो बेस्ट कंपनी के पास जाते हैं। तो यहाँ पे टॉप 4 कंपनीज मैंने लिया है। अल्ट्राटेक का रेवेन्यू, एसीसी, श्री सीमेंट, ये सब रो में है इन लोगों के रेवेन्यू वाइज, उनका प्रॉफिट भी है। पर यहाँ पे देखे तो इन लोगों के मार्जिन में अच्छे मार्जिन वाला श्री सीमेंट और एसीसी, और सबका मार्जिन तो कंपैरेटिवली तो सबसे अच्छा है, इसीलिए सभी ग्रीन तो है। पर यहाँ पे जब हम लोग ये देखते हैं कि इन लोगों में से ग्रोथ किसने किया है, तो रेवेन्यू में ग्रोथ सबसे ज्यादा श्री सीमेंट ने किया है 2015 और 2008 में 13 और 15%, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 9 और 12% है। अब हम लोगों को क्यों लग रहा है कि सीमेंट का डिमांड बढ़ेगा,
तो उसका ये है कि अभी इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का जो बोला जा रहा है, और प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट का बोला जा रहा है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि सीमेंट का डिमांड, उसमें सीमेंट का यूज होगा तो उसकी वजह से सीमेंट में डिमांड बढ़ेगा। और वैसे भी हम लोग वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर और सीमेंट कंज्यूमर है। तो मतलब अब चाइना के बाद हम लोग सेकेंड बेस्ट है, सेकेंड ज्यादा सबसे बड़ा मार्केट है। तो चांसेस है कि ये सेक्टर ग्रो करने ही वाला है। तो अब श्री सीमेंट को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो सीमेंट 3, ये नेक्स्ट शीट। तो ये है अपना पूरा एनालिसिस श्री सीमेंट का 2008 से लेकर 19 तक का। तो हम लोग देखते हैं कि वो 850 का शेयर अभी तो 26,000 जाके आ चुका है। अभी तो 19,000, तो ये 2019 का प्राइस था। अब अगर इसका कॉस्ट देखें तो हम लोगों को पता चलेगा कि क्यों क्रूड का इतना इफेक्ट इस पे है। तो इसका कॉस्ट यहाँ पे पहला फर्स्ट सेक्शन है पावर एंड फ्यूल, वो अकेला 26%, पूरा अगर जितना भी कंपनी का कॉस्ट है उसका 26% तो वही है। और दूसरा है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस। तो इसका दोनों में क्रूड का सबसे ज्यादा है डिपेंडेंसी। और अगर क्रूड का प्राइस 70 का 20 हो गया, और ये लोग जब 70 था तब भी प्रॉफिट कर रहे थे, तो जब वो 70 का 20 होगा तो ये लोग तो पूरा प्रॉफिट करने ही वाले हैं। और इसीलिए इस साल उन लोगों ने बहुत अच्छे से ग्रोथ किया है, उसके वजह से इनका प्रॉफिट भी अच्छा है। और इस साल का उन लोगों का प्रॉफिट 9 मंथ के रिजल्ट के हिसाब से 60% है। 60% ग्रोथ है प्रॉफिट में। तो इसीलिए श्री सीमेंट अब गिरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो नहीं गिरेगा। और इसीलिए वो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है अभी। अब देखते हैं वो सेक्टर्स जो कल भी डिस्कस हुए थे, जैसे रेस्टोरेंट्स। कल आशिम भाई ने भी बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया था कि रेस्टोरेंट सेक्टर का क्या है। हम लोग सिर्फ एकदम ऊपर से देख लेंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, तो अब ज्यादा तो नहीं रहा, बस 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट सेक्टर। मुनीर, हाँ, मेरे को श्री सीमेंट के अब 2030 के कुछ टारगेट बता सकते हो कि हम क्या आशा रखें श्री सीमेंट से, क्योंकि आपने कुछ डेटा तो यहाँ दिए हुए हैं, है ना, जो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, तो तो 2030 में हम श्री सीमेंट से क्या उम्मीद रख सकते हैं आने वाले यानी 10-11 सालों में? हाँ, तो इधर जो J20 सेल है उधर हम लोगों ने लिखा है कि हम लोगों को जो ओके, एक्सपेक्टेशन है, अभी हम लोगों ने देखा है कि श्री सीमेंट 16% ग्रोथ रेट से ग्रो हुआ है। पर हम लोग अज्यूम करते हैं चलो वो 16% से ग्रो नहीं होता है, 10% से भी अगर ग्रो होता है तो हमारे अजम्पशन के हिसाब से ये है कि वो 55,000 हो जाएगा उसका प्राइस हाई, और लो 37,000 तो मिनिमम होगा। और हो सकता है कि ये तो 16% तो उसने पास्ट में दिया है, और इससे बार हम लोग तो अज्यूम कर रहे हैं 10%, 10% से ज्यादा दिया तो इससे ज्यादा भी हो सकता है। पर ये तो एकदम वर्स्ट केस सिनेरियोज हम लोग देख रहे हैं, तो भी 55,000 तो हो ही रहा है वो। ओके, ओके, गुड। और कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिया है इसने कि कभी लॉसेस वॉसेस किए हैं? क्योंकि 2008 में तो मंदी थी जबरदस्त, देखो तब भी क्रूड का बहुत प्रॉब्लम था 2008 में, तो उस समय ये लोगों ने प्रॉफिट किए थे। हाँ, अच्छा, तो ये कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे हुआ है, पर ये कभी लॉस में नहीं गया। इनका प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है, प्रॉफिट बहुत वॉलेटाइल है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा, सही है। सो राइट, अगर ये जो रेवेन्यू, आप हाँ नीचे चार्ट है, रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंटली हुआ है। प्रॉफिट हर बार कम ज्यादा होता रहा है, पर कभी ये लोग लॉस में नहीं गए। और इन लोगों का प्रॉफिट कभी लेट भी आता है, क्योंकि उन लोगों को कभी कुछ डेवलपमेंट में या कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं उनका, इसीलिए। पर ये लोग डेट फ्री है, तो इसलिए टेंशन नहीं है कि ये लोग अगर इस बार कोई वजह से प्रॉफिट नहीं भी हुआ, रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्राइस भी बढ़ गया, तो इनको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट भरना है। तो इन लोगों का अच्छा, बाद में भी वो लोग प्रॉफिट कवर कर लेते हैं। बराबर है, बराबर है। तो और इसलिए आपने जो ये बहुत सही 60% प्रॉफिट कंपनी है। ग्रोथ बताया मुनीर, कि भाई 60% हाँ, ये 9 महीने का है, तो ये तो क्वार्टर 3 का था। क्वार्टर 3 में जब क्रूड ऑलमोस्ट 40 रुपीज था, अभी तो ये क्वार्टर में तो 20 रुपीज आ गया है, तो उसका भी बेनिफिट तो प्रॉफिट और बढ़ेगा क्या? अभी 60% है तो क्या ये 80% जितना हो जाएगा प्रॉफिट इस बार 9 महीने का? हो सकता है, पर शायद अभी थोड़ा डिमांड कम भी हुआ हो, क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन बंद हो गया है।
तो ना भी बढ़े पर 60% से अगर बढ़ा भी है तो भी इतना भी बहुत प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये लोग लॉस में तो नहीं जाने वाले। ओके ओके गुड, राइट, थैंक यू मुनीरा। अभी रेस्टोरेंट करूं मैं? हाँ, रेस्टोरेंट्स पे चले जाते हैं। ओके, राइट। तो रेस्टोरेंट्स में वैसे तो कल पूरा ज्यादा डिस्कस हो गया था। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। साहिल भाई आ गए हैं अपने साथ एंड नाउ उनके पास ऑडियो भी है, इनकेस जब हमको लेना हो तो वी कैन टेक हिम। यस यस यस, ये जो मुनीर, आप कौन से सेक्टर पे बात करने वाले हो? देखो सीमेंट पे तो आपने बता दिया, सीमेंट के अलावा और कौन रेस्टोरेंट्स सा और सेक्टर है? अदर अपीयरेंस, रेस्टोरेंट्स रेस्टोरेंट और अदर अदर अपीयरेंस। ओके, तो स्पेशलिटी केमिकल जो पीडीलाइट है, और पांचवा भी एक आपका था वो साहिल भाई लेने वाले हैं, हाँ हाँ, एग्रो। यस सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए रेस्टोरेंट आपके सामने है। यस हाँ, यस यहाँ पे तो क्लियर है कि सेल्स में भी सबसे ज्यादा जुबिलेंट फूड का है, और अकेला कंपनी है जुबिलेंट फूड जो प्रॉफिट कर रहा है। जुबिलेंट फूड मतलब अपना मेनली डोमिनोज। और अगर हम लोग देखें तो इन लोगों ने इधर थोड़ा राइट में आ जाते हैं, आउटलुक यस के साइड में। यस यस, एक मिनट, मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम है। यस यस, ओके, दिख रहा है अभी? हाँ, ये वाला सेक्शन पी कॉलम। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट, आ गया। हाँ, तो जुबिलेंट फूड के पास एक्सक्लूसिव राइट है डोमिनोज का श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में। और यूएस के बाहर डोमिनोज का कोई सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी है तो वो इंडिया में है अब उन लोगों के पास। और उन लोगों ने अब वो नहीं किया कि सिर्फ पिज्जा बेचना है, इन लोगों ने उससे भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। तो इन्होंने डंकिंस डोनट और ये हॉन्ग्स किचन नया शुरू किया, और ये पूरा चाइनीज क्यूजाइन का है। और जो डंकिन डोनट्स है वो पूरा डोनट्स के लिए। और उन लोगों ने 2010 से बताया था कि 60 या 65 स्टोर्स इनको हर साल नए खोलना है। पर 2009 का अगर 19 का हम लोग डेटा देखें तो उसमें तो उन लोगों ने 102 स्टोर्स खोल दिया है, और उसमें भी इन लोगों ने डेट कभी नहीं बढ़ाया, और ये अभी भी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। तो ये एक अच्छा कंपनी है। और उससे ज्यादा डिटेल्स में आशिम भाई ने कल बताया था कि किस तरह से सेक्टर में ये बेस्ट है, और किस तरह से ये भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ करता है। ओके, राइट राइट, ओके, बराबर है, अदर ये डेटा अपीयरेंस। नाशिम भाई ने बता दिया। हम्म, ओके, मेरे ख्याल से कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट और सब आ गया है ना? हाँ। तो इनका तो कॉस्ट मोस्टली सब मिसलेनियस है। राइट राइट, तो अभी अदर अप्रैल से ले लूं मैं? हाँ हाँ, तो अदर अपीयरेंस ये वो सेक्टर है जहाँ पे मतलब, क्योंकि ये एक कॉमन पैटर्न पहले भी देखा गया है कि जो कंट्रीज का इनकम बढ़ता है पर कैपिटा, वहाँ पे लोग स्पेंडिंग भी बढ़ाते हैं कपड़ों पे और एक्स्ट्रा ज्वेलरीज एसेसरीज वगैरह पे। तो ये वो है। तो यहाँ पे देखते हैं तो सेल्स में सबसे ज्यादा ये राजेश एक्सपोर्ट्स का सेल्स है, ऑलमोस्ट 75% है या उससे भी ज्यादा है शेयर। और उसके बाद है टाइटन, और उसके बाद तो इतने सारे कंपनीज है जिनका कुछ नहीं है। और इसमें हम लोगों ने देखा है कि कोई वेल्थ डिस्ट्रॉयर कंपनीज भी निकले, पीसी ज्वेलर्स वगैरह। पर अब इसमें से बेस्ट कौन सा है? तो पहले तो लगता है सेल्स से कि राजेश एक्सपोर्ट ही बहुत सही है। पर अगर हम लोग थोड़ा नीचे जाके उनका प्रॉफिट देखें तो अच्छा, हमें पता चलेगा कि राजेश एक्सपोर्ट का प्रॉफिट तो, यहाँ पे नीचे लूं? हाँ, ओके, राजेश एक्सपोर्ट ट्राई तो करता है बिजनेस करने का, पर वो प्रॉफिट नहीं कर पाता। पर वो जितना प्रॉफिट करता है उससे कम रेवेन्यू में टाइटन उतना प्रॉफिट कर लेते हैं, मतलब टाइटन प्रॉफिटेबल ज्यादा लग रहा है। और टाइटन के अलावा पेज और लक्स इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा, वीआईपी इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू राजेश एक्सपोर्ट। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इनके जो टॉप है उनका हम लोग अब एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग अदर अपीयरेंस सेकेंड शीट पे अच्छा, सिर्फ, सेकंड, बराबर है। तो हम लोग, हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे टॉप 3 कंपनीज ली जो हम लोगों को लग रहा है कि हाँ ये सही है, वीआईपी इंडस्ट्री, टाइटन और पेज इंडस्ट्रीज। अब ये तीन का लेने का ये रीजन है कि इन तीनों में डेट बर्डन बहुत कम है, जबकि राजेश एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा डेट था।
तो हम लोगों ने बोला कि डेट वाले कंपनी से दूर रहना है, क्योंकि अगर उनका बिजनेस को मार पड़ती है तो वो लोग इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते और लॉस में फिर से चले जाएंगे। उससे अच्छा कि हम लोग ऐसा कंपनी लेते हैं जो ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो झेल सके। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो इसमें भी टाइटन सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है, और पेज इंडस्ट्रीज और वीआईपी इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा बिजनेस नहीं कर पा रहे अभी भी, पर वो लोग भी अच्छे कंपनीज है इसमें से, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वो दो कंपनीज में, बट बेस्ट इसमें टाइटन है। तो ज्यादा चांसेस ये है कि टाइटन ज्यादा अच्छे से आउट परफॉर्म करेगा ये सेक्टर में। और इसमें हम लोगों ने देखा है कि इसमें इन लोगों का ग्रोथ बहुत सही है, और 2020 तक 25 तक इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा डबल होने वाला है। तो अगर जीडीपी पर कैपिटा डबल होने वाला है तो इन लोगों का डिमांड पक्का बढ़ने वाला है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको भी सिलेक्ट किया है। और टाइटन का ये है कि इन लोगों का ग्रोथ स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से है कि जो कंपनीज ये लोग एक ही चीज या एक ही ब्रांड पर नहीं देखते हैं, बट नेक्स्ट जो फ्यूचर ट्रेंड होगा वो भी सोचते हैं। और कल आशिम भाई ने बताया था कि इन लोगों ने काफी सारे ब्रांड्स अलग अलग लॉन्च भी किए हैं। और ये है उसका एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, पूरा डेटा हम लोगों ने चेक किया है। और इसका हम लोगों को टारगेट लगता है कि जो अभी हम लोगों को ये दिख रहा है टाइटन, जिसका अभी प्राइस 900,000 के बीच में चलता है, उसका हम लोगों को 2030 तक टारगेट है कि 5,400 अराउंड जाएगा वो। और ये स्टॉक ने मतलब काफी पैसा बना के दिया है, क्योंकि पहले भी कि वो 800 का था जब 2008 में, तो उसके बाद उसने 2012 में एक बोनस और स्प्लिट दिया, तो एक शेयर की जगह 20 शेयर होल्डिंग हो गया था 2012 से। और अभी उसका एक शेयर 1100 का हो गया था, मतलब 800 का शेयर 1100 के 20 शेयर जितना हो गया। तो वो भी एक चीज है कि हम लोगों को देखना चाहिए कि ऐसे स्टॉक्स ही हम लोगों को बोनस और स्प्लिट देंगे और ज्यादा प्रॉफिट करके देंगे। और इसके कॉस्ट मटेरियल, इसका कॉस्ट देखते हैं, मेजर कॉस्ट। तो इसका मेजर कॉस्ट मतलब 67-70% जैसा तो अकेला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो इनको जो मटेरियल कॉस्ट है उसी में ज्यादा कॉस्ट हो जाता है, तो इनका मेन कॉस्ट वही है। तो हम लोगों को उस पर भी थोड़ा फोकस रखना चाहिए इन्वेस्ट करें तो। ओके, साहिल भाई को दे। मुनीर, बढ़िया, आपने जो तीनों सेक्टर बताए, एक था सीमेंट आपके पास, सीमेंट आपने चुना, डिमांड नहीं है वहां पे इतनी जबरदस्त। अभी जस्ट हाल ही में निर्मला मैडम ने बढ़िया पैकेज भी इंफ्रा को दिया। पैकेज देने के बाद भी कई जगह पे काम हुए हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि खराब सेक्टर है, कुछ डिमांड है, म्यूटेड डिमांड है, पर प्रॉफिट उनके जबरदस्त बढ़ रहे हैं दूसरे कारणों के कारण, राइट, क्रूड खास के कारण। उसके अलावा आपने बताया जुबिलेंट फूड और टाइटन, ये दोनों में डिमांड जबरदस्त है, और जैसे इंडिया की इनकम बढ़ेगी ये दोनों सेक्टर में हम बढ़िया ग्रोथ देखने भी वाले हैं, राइट। ओके, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड मुनीरा, शाबाश। अब हम जाएंगे साहिल के पास, राइट। साहिल, साहिल मेरे ख्याल से नाउ साहिल इज इन कनेक्शन। साहिल, आप अपना प्रेजेंटेशन बताओ। आप अपना प्रेजेंटेशन बताओ, मैं आपको प्रेजेंटर बनाता हूँ। इससे पहले मुझे कुछ बता सकते हो आप अपना बैकग्राउंड और क्यों सीखने में इंटरेस्ट है आपको? सर, मेरा ऐसा है कि मैं ज्वेलरी एंड डायमंड सेक्टर में हूँ, तो वहाँ पे हर कोई ये शेयर मार्केट रिलेटेड कोई ना कोई बात करते रहते हैं, तो उससे मेरे को एक इंटरेस्ट आया। मेरे घर पे डैडी भी थोड़ा करते थे पहले, तो उनसे भी थोड़ा नॉलेज मिला। फिर आपके यहाँ पे मेरा फर्स्ट ये कभी बाहर मैंने सेमिनार अटेंड किया, एंड उधर से मेरे को और ये इंटरेस्ट लगा, तो फिर मैं अभी तक कर रहा हूँ इंटरेस्टिंगली। ओके, गुड, बढ़िया, उम्मीद है आपसे साहिल बहुत आगे बढ़ोगे। साहिल, मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ, आप प्रेजेंट कर पाओगे अपने पीसी से? हाँ सर, आप अपने पीसी से प्रेजेंट कर पाओगे ना? मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ। हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट मुझे दो खाली। यस, पीयूष भाई और साहिल, आप में से दोनों में से एक को बहुत आता है?
तो साहिल आप अच्छा। दो डिवाइस से कनेक्टेड हो? नहीं सर। ओके ठीक है। राइट। चितन भाई साहिल को प्रेजेंटर बना दिया है। साहिल यू आर नाउ प्रेजेंटर, अब अपने पीसी पे प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। Okay. So today's my topic will be mainly focused on chemical industry. So chemical industry provides a basic raw material to various industries like pharma to textiles, agriculture, furniture, paints, foods and flavors, and fragrances. And there are lot more other industries where chemical is a basic raw material and important to start their production. सो केमिकल इंडस्ट्री पे मैं फोकस करूंगा क्योंकि ये एक बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो उसका कुछ स्टैंड रहेगा ग्लोबली। तो ये इंडस्ट्री स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, बल्क और फार्मा केमिकल्स में अलग अलग डाइवर्सिफाइड है। मेरा टॉपिक आज के लिए है एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स। बिफोर उसके जाने के पहले मैं आपको कुछ केमिकल इंडस्ट्री की इनसाइट्स बताऊंगा जो अपने को पोटेंशियल बताएगा कि आगे जाके परफॉर्म करेगा ये सेक्टर। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉलीमर इज इंडिया इन द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रोकेमिकल्स इन द वर्ल्ड and sixth largest producer of chemicals in the world, which shows us the potential and global strength of India in the future aspects. And at the present moment also, India is a global consumer of chemical products and also exports around 12.3% of the total export in India. एंड जैसे कि ये इंडियन केमिकल इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू रीच $304 बिलियन बाय 2025। तो ये सेक्टर में हम बात करेंगे एग्रोकेमिकल्स पे। तो एग्रीकल्चर, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ाने के लिए एग्रोकेमिकल्स की डिमांड तो रहेगी, क्योंकि एग्रोकेमिकल्स क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको आउटपुट बढ़ाने के लिए एक अच्छा स्टैंड, ये आउटपुट बढ़ाने के लिए अच्छा वो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेक्टर में है ना अंदाजे 22 कंपनीज है, जिसमें से हमने टॉप कंपनीज का एनालिसिस किया है, जिसमें हमारे पास यूपीएल सबसे हाईएस्ट सेल्स के कैटेगरी में आता है जब हम इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में असॉर्ट करते हैं। फिर आती है पीआई इंडस्ट्रीज, बेयर्स क्रॉप, शारदा केमिकल, रैलीज एंड सो एंड फोर्थ। बट यूपीएल जैसे कि ये कंपनी अच्छा रेवेन्यू करती है, बट इनके ऊपर डेट भी ज्यादा है, तो हम अवॉइड करते कि डेट वाली कंपनी प्रीफर करें। तो हमने इसमें एनालिसिस किया है पीआई इंडस्ट्रीज का, जो कि इनका प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करता है। इनका लास्ट डेकेड का ग्रोथ देखेंगे तो 19% से रेवेन्यू बढ़ा है एंड 17% से प्रॉफिट ग्रोथ है। तो कोई शक ही नहीं कि हम इसमें वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए। इसमें फंडामेंटली देखेंगे ये कंपनी में पीआई इंडस्ट्री, तो इन्होंने लास्ट 10 साल में सिर्फ एक बार रेवेन्यू गिरा है एंड प्रॉफिट इनका 2 बार ही गिरा है। तो इनका टफ टाइम्स में भी ये कंपनी उभर के आती है बाहर, आउट परफॉर्म करती है निफ्टी को, अपने सेक्टर को, जिसके कारण हम इसमें इन्वेस्ट रहेंगे तो बेशक ही अपना प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएट होगा ही। जैसे कि इसमें देख सकते, मैंने इसमें फंडामेंटली एनालिसिस किया तो हमें 2030 के टारगेट्स मिलते हैं 6,300 से लेके
3600 तक। लोअर चैनल पे 3600 तक जाएगा, अपर चैनल तक 6300 तक जाएगा। एंड नेक्स्ट मेरा सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स में भी इंडस्ट्री कंपनीज बहुत सारी है, इसमें मतलब ज्यादातर रेवेन्यू अपनी पीडीलाइट इंडस्ट्री करती है एंड बीएसएफ करती है। बट पीडीलाइट इंडस्ट्री का प्रॉफिट पूरे इंडस्ट्रीज का 35% का प्रॉफिट होल्ड करती है। तो बाकी कोई भी कंपनी इतना प्रॉफिट है नहीं और उनके ऊपर डेट है जिसके कारण वो प्रॉफिट नहीं कर पाती है। तो इसमें एक ही कंपनी है जो कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है। पीडीलाइट का फंडामेंटल डेटा देखेंगे तो वो उन्होंने 2008 के क्राइसिस से लेके 2019 2020 का कोरोना वायरस तक एक भी बार कभी रेवेन्यू कम नहीं हुआ है, और प्रॉफिट सिर्फ 2 बार कम हुआ जो कि 2009 था एंड अभी 2019 में। इनका ग्रोथ 13% से हुआ है लास्ट डेकेड एंड प्रॉफिट ग्रोथ 15%, जो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करता है। और इनके टारगेट हमने प्रेडिक्ट किया है 3060 हाई लेवल पे, लोअर लेवल पे 2000 तक। यस सर। ओके तो साहिल, आपने 2 सेक्टर के बारे में बताया, पीडीलाइट और पीआई स्पेशलिटी स्पेशलिटी। हाँ सर। ओके, अच्छा पीडीलाइट का मेजर कॉस्ट क्या है? पीडीलाइट का प्रॉफिट या किससे बढ़ सकता है या घट सकता है, वो देखा था आपने? सर वो क्रूड के रिलेटेड। अच्छा, क्रूड के रिलेटेड ही उनका मेजर कॉस्ट है, कितना है? अच्छा 54%। 54%। ओके, तो अभी तो क्रूड बहुत ही डाउन है, तो प्रॉफिट तो इस बार के भी इनके बढ़िया आए होंगे। ये साल के प्रॉफिट कैसे है इन लोगों के 9 महीने के? आपने इस साल के अभी के प्रॉफिट निकाले प्रॉफिट हैं? भी हाँ सर। अच्छा सर अभी के प्रॉफिट 40% से ग्रो हुआ है। अच्छा, इस साल के मंदी चल रही है अभी तो। ओके, हाँ तो अभी और 60% तो नो डाउट कहीं से भी पहुंच जाएगी प्रॉफिट। ओके राइट, और अभी भी क्रूड तो डाउन ही है, 20 आ गया 40 हाँ से ये क्वार्टर में, तो लगता है 50-60% से हाँ इस साल के प्रॉफिट घटने चाहिए। ग्रो करेगा। हाँ हाँ सर। राइट, गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं आप लोगों के प्रेजेंटेशन से ये समझा हूँ साहिल और मुनीर, कि आपके हिसाब से आपने हमें 5 सेक्टर की जानकारी दी। सबसे पहला सेक्टर जो आपने बताया था वो था सीमेंट, जो अगेन क्रूड की वजह से बढ़िया प्रॉफिट करने वाला है। सेकंड जो सेक्टर जो आपने बताया, सेकंड सेक्टर वो था रेस्टोरेंट। तीसरा सेक्टर जो आपने बताया डेट वाज अदर अप्रैल, ऑलराइट। फोर्थ सेक्टर यस सर। जो साहिल ने प्रेजेंट किया अभी, डेट वाज पीआई इंडस्ट्री, यानी एग्रो आपको लगता है बढ़िया ग्रोथ करना चाहिए, है ना? यस सर। ओके, और पांचवा
साहिल, ये पांचों कंपनियां sir. जो आपने अभी एक्सप्लेन की, ये पांच में से कोई भी हाँ। कंपनी ऐसी है जिन्होंने कभी भी लॉस किया हो पिछले 15-20 साल में? लास्ट नहीं सर, कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए हैं इन लोगों ने? कंसिस्टेंट प्रॉफिट फॉर ऑलमोस्ट 2 डेकेड सर। राइट, तो फिर ये एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो अगर 2 डिकेड में इन्होंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए हैं तो आने वाला समय में खराब समय भी निकल सकता है। Right? और डिमांड तो हमने देखी, आपने जो बताया इसके हिसाब से कि धंधे तो इन सर लोगों के ऑलरेडी निकल रहा है, कोरोना वायरस जैसे सिचुएशन है और अभी भी इन लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इनमें कोई डाउट ही नहीं कि आगे भी प्रॉफिट नहीं करेंगे। बराबर है, बराबर है। नहीं साहिल, आपने और मुनीर ने दोनों ने बढ़िया बातें रखी है एंड आई एम कॉन्फिडेंट आपने जो भी बातें रखी है ये बस सही है, इट्स ऑल गुड, राइट। अब कुछ क्वेरी हम लोग लेते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। पीयूष भाई, यस, आपके वहां से एको बहुत पड़ता है, आप 2 डिवाइस से कनेक्टेड हो? क्या चिंतन भाई, प्लीज रिपीट। आपके या साहिल में से किसी का म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियो का एको बहुत आता है। राइट, सही बात है आपकी, काफी इको आ रहा है, नो प्रॉब्लम। हाँ। साहिल अपना म्यूट कर दो 2 मिनट के लिए। हाँ बराबर है, कोई एक ही व्यक्ति बात करेंगे, चलो ऐसा करेंगे अभी। आई थिंक अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। साहिल और आपके कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम लगता था, अभी नॉर्मल हो गया है। बराबर है। 42-22 मिलेंगे तो कुछ तो होगा ना। ओके, हम लोग क्वेरी ले लेते हैं, कुछ क्वेरी लोगों ने पूछी है, या जो भी आप में से लोग क्वेरी पूछना चाहते हो आप लोग रख सकते हो। सबसे पहली क्वेरी यहाँ पे आई हुई है हर्षित की, या हाउ वी आर डिराइविंग हाई एंड लो टारगेट्स फॉर कंपनीज फॉर द ईयर 2030 मींस फ्यूचर प्राइस ऑफ द कंपनी। हर्षित, आप क्या यही चीज बता के आप बोल पाओगे? इफ यू आर ऑडिबल तो हम आपको अनम्यूट कर देते हैं, आप पूछ सकते हो अपना ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बाद में रखिएगा, पहले हम पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। राइट हर्षित, अगर नहीं बोल पाओगे तो मैं ही बोलूंगा। राइट, यस हर्षित। हाँ मैं बोल सकता हूँ। यस प्लीज कहिए हर्षित। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि वो हाई और लो जो टारगेट्स वो ड्राइव हो रहे हैं 2030 के लिए, तो वो कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? राइट, तो इसका जवाब कौन देंगे आप में से? मुनीर देगा कि साहिल आप दोगे? कि भी आप कैसे 2030 के टारगेट पे पहुंचे हो? विल बी एबल टू एक्सप्लेन? ओके, मैं कर देता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर कर दूं? राइट, ये स्क्रीन शेयर कर दी है। मेरे ख्याल से ये है टाइटन की स्क्रीन, समझाइए ना मुनीर। स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है स्क्रीन? जस्ट अ मिनट। नहीं। ओके, सॉरी, हाँ मुझे ही दिख रहा नो था प्रॉब्लम। खाली। हाँ कोई नहीं। राइट, मैं आशा रखता हूँ अभी दिख पा रहा होगा, है ना स्क्रीन? हाँ अब दिख रहा है। ओके, प्लीज अब जाइए, ये टाइटन का है डिटेल। हाँ तो इधर हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस ईयर तक CAGR 17% और प्रॉफिट 21% से ग्रो किया है। तो अगर हम लोग एक कमांड है एक्सेल में, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये रेट से वो बढ़ता है तो उसका फ्यूचर में वैल्यू क्या होगा। तो उसके वजह से हम लोगों को पता चला कि टाइटन जो 2008 में 1300 मिलियन का रेवेन्यू प्रॉफिट करता था, 1300 मिलियन मतलब 130 करोड़ जैसा, वो आज 13,100 मिलियन का कुछ प्रॉफिट कर रहा है 2019 में। और इस साल का हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि वो 15,200 समथिंग मिलियन में रेवेन्यू करेगा। अब वो उसको एक्सट्रापोलेट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है कि वो 96,000 अराउंड का वो रेवेन्यू करेगा। अगर वो इतना प्रॉफिट करेगा 96,000 का, अगर वो प्रॉफिट करने वाला है तो उसके हिसाब से एक शेयर पे वो अर्निंग कितना देगा, तो उसको हम लोगों ने शेयर से डिवाइड किया तो हम लोगों को पता चला 109। और फिर हम लोगों ने उसके सारे प्राइस का बिहेवियर देखा तो हम लोगों को पता चला कि हाँ वो 50 और 28 के पी के बीच में घूमता है मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज पे।
तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि अगर हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि ये रेंज के बीच में रहेगा, तो 50 के पी और 28 के पी को हम लोग 109 का ईपीएस लेते हैं, तो हम लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये इतना प्राइस अराउंड मिलेगा 500-400 जैसा। मुनीर, एक प्रश्न मैं होप। इसमें आपको पूछना चाहूंगा। हाँ 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 ये जो आपने प्रेडिक्शन किया है टाइटन का, राइट, हाँ टाइटन 2030 में 109 रुपीज की पर शेयर अर्निंग देगा, हाँ क्या हाँ। यही प्रेडिक्शन पीसी ज्वेलर या बाकी की कंपनी का भी हम कर सकते हैं कि उनका नहीं करना चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी ने पहले भी हम लोगों को एक तरह से धोखा दे दिया है कि उन लोग कभी बहुत लॉस में चले गए, कब वो लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं करते थे और कंसिस्टेंटली उन लोगों का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होता था। तो इसकी वजह से टाइटन में कर सकते हैं, बट पीसी ज्वेलर्स वगैरह में डाउटफुल है। राइट, तो हर्षित जी, मुनीर ने जो हमें समझाया, इसमें उसने मुनीर ने अच्छी बात रखी है कि हम सबको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो जनरली हाँ होता क्या है ना कि जब मैं सीखता हूं कोई भी चीज, तो मैं हर एक कंपनी को प्रेडिक्ट करने का प्रयास करता हूं, लेकिन फिर हम गलत हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, हर कंपनी प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। हमें ढूंढना पड़ता है पहले कि कौन भरोसे के लायक है, कौन सी कंपनी को प्रेडिक्टेबल है, उसी को प्रेडिक्ट करो जो प्रेडिक्टेबल है, बाकी कंपनियों के पीछे समय नहीं बिगाड़ो। बराबर है मुनीर? हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। राइट, तो थैंक यू वेरी मच मुनीर। मैं आशा रखता हूँ हर्षित की थैंक यू सर। क्वेरी क्लियर हो गई होगी, राइट? हाँ हाँ, थैंक सर यू। वन मोर क्वेश्चन था सर, कैन आई आस्क यू? पीयूष यस सर। प्लीज कहिए। अच्छा पीयूष सर, मुनीर जी से पूछना था कि इन्होंने इनिशियल लिस्ट में बैंकिंग में कोटक बैंक रखा एज अ टॉप बैंक। सो नॉर्मली हम लोग एचडीएफसी को कंसिडर करते हैं बेटर देन कोटक, या नियर बाय कोटक एचडीएफसी बेटर है। तो इन्होंने कहा कि कोटक इज मोर बेटर प्रेफरेबल, तो उसका कुछ रीजन दे पाएंगे वो, तो अच्छा रहेगा। राइट, अच्छा, वो जो उन्होंने पहली शीट बताई थी ना हर्षित भाई, वो यस सर। क्वालिटी कंपनी की नहीं थी, ऐसा जरूरी नहीं था। देखो जय किशन जी ने भी यही प्रश्न पूछा है कि क्यों वर्लपूल रही और हिटाची की बात की है मुनीर ने। तो देखो ये Okay. जो फर्स्ट शीट पे मैं वापस आता हूं, जस्ट लेट मी गो टू फर्स्ट शीट। ओके, ये शीट सबसे पहले इन्होंने जो बताई, इन्होंने ये वो कंपनियां बताई जो बहुत टूटी नहीं है, राइट? तो यहां पे कोई क्वालिटी एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ वो कंपनियां हैं जो कंसिस्टेंट अभी भी परफॉर्म किया, राइट? एचडीएफसी बैंक कोटक के मुकाबले थोड़ा ज्यादा टूटा है। अब ये क्यों टूटा है ये फंडामेंटली अभी बाहर आएगा, लेकिन फिलहाल हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यस डेफिनेटली कोटक कम टूटा इस फॉल में, तो उसके क्या कारण है, राइट? जैसे यहाँ पे मुनीर ने ये भी बताया था कि वेबको और एमआरएफ, अब ये दोनों तो डिमांडिंग सेक्टर ही नहीं है, दोनों के धंधे को मार पड़ी है, पर फिर भी ऐसा क्या है कि वेबको और एमआरएफ ने ये फॉल में टिके रहे, ये 50 मेमा के नीचे इन्होंने क्लोजिंग नहीं दिया, राइट? तो कुछ बातें होती हैं जिनकी वजह से शेयर्स कम टूटते हैं। अब ये आने वाले रिजल्ट्स में धीमे धीमे क्लियर होता है, राइट? जय किशन जी ने ये भी प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बजाज फाइनेंस क्यों नहीं और क्यों मुथूट, राइट? अब इसका जवाब ही वक्त ही बताएगा कि भाई क्यों मुथूट फाइनेंस बजाज फाइनेंस से कम टूटा, राइट? कई चीजें ऐसी होती है जो फंडामेंटली जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, हम धीमे धीमे अनुभव से सीखते हैं, जैसे अनुभव आते रहते हैं। जो एफआईआईज है, ये एफआईआईज 10 साल से नहीं काम कर रही है, ये 200 साल से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से इन लोगों को एक्सपीरियंस है, अलग अलग कंट्री का एक्सपीरियंस है। तो कई बार ऐसी घटनाएं बनती है जिनसे ये अच्छी तरह से रिलेट कर पाते हैं। यही चीज, यही मास्टरी आने में थोड़ा हमें वक्त लगेगा, राइट? देखो एक बहुत बढ़िया इन लोगों ने रिसर्च किया है, इनके रिसर्च में मुझे बहुत पसंद आया। इन्होंने कुछ डेटा दिए हुए थे कि भी सबसे ज्यादा खर्चा कोई भी कंपनी में किस चीज का है, राइट? वो खर्चे से हम रिलेट कर पाते हैं कि भी कौन से खर्चों के कारण क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब जैसे आने वाले टाइम में कोरोना की वजह से डेप्ट बर्डन और बढ़ेंगे,
राइट। अब आप कंपनी ऐसी सिलेक्ट कर रहे हो जो डेप फ्री है, तो डेप बर्डन वाली चीज का कोई कंसर्न ही नहीं है हमें, राइट। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई चलो कुछ इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब ये डेप फ्री कंपनियों को तो कोई कंसर्न ही नहीं है ये सारी चीजों से, राइट। दैट इज द रीजन ऑलवेज गो फॉर बेस्ट। और जैसे धीमे धीमे आगे बढ़ोगे ऑटोमेटिकली दरवाजे खुलेंगे और रिसर्च के, राइट। बहुत सी चीजें आने वाले समय में हम और सीखेंगे, बराबर ना। तो हर्षित जी के साथ मैंने जय किशन जी से भी बात कर ली है, उन्होंने जो हिटाची और बजाज फाइनेंस के बारे में प्रश्न रखा था। उसके अलावा अंजलि मैडम आपने पूछा फिफ्थ नेम, है ना साहिल, फिफ्थ नेम था ये पिडीलाइट। देखो पहला था श्री सीमेंट, दूसरा था first was Sri Cement, second was Jubilant, third was I think so Titan, fourth was Pidilite and fifth was PI, right? ओके हनुमेश जी, आपकी क्या क्वेरी है? आप चाहो तो पूछ सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। यस प्लीज। अच्छा पीयूष जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आई थिंक वी अप्लाई द वेटेज इन द लास्ट आफ्टर द ऑल दिस एनालिसिस वी अप्लाई दोस करेक्शन वेटेजेस। तो मेरे को कैसे अप्लाई करना है, मेरे को थोड़ा डाउट था, सो आई वांटेड योर हेल्प देयर। नहीं कौन सा मैं समझा नहीं, अगेन आप रिपीट कर सकते हो अपना क्वेश्चन? पीयूष जी, वो हम लोग वेटेज करते हैं ना कि कितना टूटा है या व्हाट इज द करेक्शन, उसके बेसिस पे हम लोग वेटेज देते हैं ना। दैट वेटेज हाउ डू यू वी अप्लाई ऑन द स्टॉक्स? ओके ओके राइट। देखो ये जो इन्होंने जो लिस्ट बनाया है ना, वेटेड नहीं है, जस्ट पॉइंट दिए हुए थे 10 पॉइंट। इन्होंने क्या किया, निफ्टी को 0 मार्क दिए। निफ्टी को 0 मार्क इसलिए दिए कि निफ्टी को बेंचमार्क रखा, कि हम देखना चाहते हैं निफ्टी को कौन आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी को कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। जो भी कंपनियां निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है वो कुछ कारण से कर रही है, या तो डिमांड बढ़िया है या तो फिर उनके प्रॉफिट बढ़िया बढ़ने वाले, राइट। तो उसके हिसाब से इन्होंने मार्क दिए हुए थे। अब जो भी कुछ बढ़िया कंपनियां होगी, बहुत अच्छी कंपनियां होने के बावजूद भी वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही है, तो उसके भी बहुत से कारण है, राइट। एक ये हुआ वेटेज। और दूसरा वेटेज क्या होता है कि जैसे अगर हम कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जितनी भी कंपनियां यहाँ पे आपके लिस्ट में रखी हुई है, मान लो कि मुझे इन कंपनियों में से कुछ बाय करना है, तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में कितना वेटेज दूंगा? तो अभी आज साहिल ने और मुनीर ने कुछ सेक्टर की बात की, इन्होंने आपके साथ 5 सेक्टर रखे। कभी भी कोई एक सेक्टर में मुझे 15% से ज्यादा वेटेज नहीं रखना चाहिए, राइट। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में एक सेक्टर में 15% करूंगा और कोई एक कंपनी में 5% से ज्यादा निवेश नहीं करूंगा। यहां पर अगर हम पीआई की बात करें, इन्होंने आज पीआई की भी बात रखी, तो पीआई एक डेब्ट फ्री कंपनी है, अच्छा मार्जिन है, पर बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, सबसे बड़ी यूपीएल है। तो ये मार खाती है धंधे में, ये धंधा उतना नहीं कर पाती है जितना यूपीएल एग्रेसिव है, लेकिन बाकी सब लक्षणों से ये नंबर 1 है। तो यहां पे मैं मेरे पोर्टफोलियो का 5% वेटेज नहीं दे सकता हूं। मुझे याद रखना पड़ेगा, इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है कि ये धंधे में उतना माहिर नहीं है जितनी वो यूपीएल है, राइट। अगर यूपीएल में ये सारी खूबी होती, यूपीएल अगर डेब्ट फ्री होती, मार्जिन बढ़िया होते, तो मैं यूपीएल में 5% निवेश कर सकता था मेरे पोर्टफोलियो का, पर यूपीएल में डेब्ट बहुत है, राइट। तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस नहीं रखते हुए 2 या 3% पीआई इंडस्ट्री में निवेश कर सकता हूं। अगर आप यूपीएल में निवेश करना चाहते हो सबसे बड़ी कंपनी कंसीडर करके, तो उसमें नेगेटिव पॉइंट भी कई है, तो वहां पे भी आप 5% मत डालो, आप 2% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो यूपीएल में, राइट। पीडीलाइट जैसी कंपनी जो हर सारे खानों में नंबर 1 है, धंधे में नंबर 1 है, डेब्ट फ्री कंपनी है, मार्जिन बढ़िया है, ऐसी कंपनी में आप अपने पोर्टफोलियो का 5% लगा सकते हो। सेम थिंग विद टाइटन, यू कैन इन्वेस्ट 5%, पर पेज में मैं अगर निवेश करूंगा तो देखो पेज लीडर नहीं है, पेज में मैं 2 या 3% पैसा लगा सकता हूं, राइट। इस प्रकार से
ओके अनुमेश जी, तो हम मीटिंग खत्म करें उससे पहले मैं और पूछना चाहूंगा, अगर कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क। दीपक पटेल ने क्वेरी रखी है। दीपक भाई आपने लिखा है, मैं आपकी लिखावट पढ़ के बता सकता हूं, पर अगर आप अपने आप को अनम्यूट भी करके बताना चाहो तो आप बोल भी सकते हो। यस चिंतन भाई आपको अनम्यूट कर देंगे। ओके माइक नहीं है दीपक भाई आपके पास, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मुनीर और साहिल, मैं आप दोनों को उनका प्रश्न रखता हूं। दीपक भाई ने यह पूछा है कि सर फॉर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर सर्च हाउ मेनी इयर्स बैक डेटा शुड बी कंसिडर। तो जब भी कोई अच्छी कंपनी आप ढूंढते हो तो कितने साल का डेटा आप कंसिडर करते हो? यस कौन आप जवाब दोगे, साहिल की मुनीर? हेलो सर, हाँ मैं दे दूँ। यस मुनीर। मुनीर 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 बताइए कितने साल का डेटा हमें कंसिडर करना चाहिए व्हाइल एनालाइजिंग लॉन्ग टर्म कंपनी? हम लोगों को जितना ज्यादा डेटा मिले उतना अच्छा है। मोस्टली बीएसई के साइट से 2008 या 2001 तक का डेटा मिल ही जाता है, पर कोई कोई नई जो कंपनीज आती है उनका सिर्फ लेटेस्ट डेटा होता है और वो 3 या 4 साल का प्रीवियस होता है। तो नए नए कंपनीज का भी मिनिमम 3-4 साल का तो होता ही है। तो जितना ज्यादा डेटा है उतना अच्छा है। तो एक राइट ऑन एन एवरेज 10 साल का तो मिनिमम होना चाहिए, अच्छा होता है वो। बराबर राइट। तो मिनिमम अच्छी प्रेडिक्टेबिलिटी हमारी हो, हम प्रेडिक्ट बढ़िया कर सके, उसके लिए जितना ज्यादा डेटा हो उतना अच्छा है। राइट लेकिन एक मेरी कंप्लेन है आप दोनों से, साहिल मुनीर, आप लोगों ने दोनों सारे सेक्टर में 2008 से डेटा लिए है। राइट तो ये मेरी कंप्लेन है आप दोनों से, मेहरबानी करके 2002 या 3 से डेटा लेना, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत मार खाई है। मैंने खुद ने देखा है कि जब मैं खाली 9-10 साल का डेटा लेता हूं, बहुत बार क्या होता है पूरे देश में तेजी की एक लहर होती है, तो तेजी की लहर में मैं बहुत पॉजिटिव हो जाता हूं, या बहुत बार ऐसा होता है कि लंबा समय मंदी का होता है तो मैं मंदी में रहता हूं। मैं परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाता हूं, पर जब मैं पूरा इतिहास लेता हूं, 20 साल मेरे सामने है, तो उसमें तेजी का टाइम भी आ गया और मंदी का टाइम भी आ गया। तो हो सके उतने ज्यादा डेटा लीजिएगा ताकि जो मार मैंने खाई है वो आप लोग ना खाओ। बराबर है साहिल? 10 इयर्स डेटा किसमें, कौन से सेक्टर में 10 साल के डेटा मिले आपको? ओके 10 साल के डेटा थे वहां पे आपने 10 साल लिए, राइट? ओके गुड गुड बढ़िया। नहीं तो फिर क्या करना? नहीं नहीं साहिल 2008 नहीं 2003 से डेटा अवेलेबल है। साहिल मैं चाहूंगा आप बात करके बताएं क्या कहना चाहते हो आप इस चीज पे। सर अभी नहीं अवेलेबल हो रहा है ना, 2008 ही दिखाते हैं सर। नहीं 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 क्यों बीच में बहुत बिजी हो गया लगता हुआ तो आप, क्योंकि बीएससी ने वेबसाइट चेंज कर दी है, पर डेटा तो परफेक्ट अवेलेबल है। चलो मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का, यहाँ पे मैं बीएससी इंडिया पे आके। हाँ सर दिखाइए, शायद से मैं मिस आउट। राइट चलो कौन सी कंपनी आपने एनालाइज की थी? पीआई इंडिया पे आ जाओ। यस 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 ओके ये पीआई इंडस्ट्री है। यहां पे मैं फाइनेंशियल्स पे जाता हूं, क्या साहिल की खाली 10 साल से नहीं मजा आएगा। अब ये डेटा तो हमने देख लिया, हम प्रायर पीरियड में भी जाके चेक कर लेते। ओके तो ये 2006 तक तो दिख रहा है यहाँ पे साहिल। देखो 2008 से लिया है, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं 2006 क्लिक करके देखता हूं। राइट चलो ये 2006 क्लिक किया। राइट अब देखो यहाँ डेटा नहीं बता रहा है,
लेकिन फिर भी ये फाइल जब आप डाउनलोड करोगे, ये दिख रहा है आपको डाउनलोडिंग बटन, इसको क्लिक करने का, राइट। तो मैं पुराने स्टूडेंट जो भी है उनको मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज आधा डेटा मत लीजिएगा, देखो जस्ट अ मिनट, आ गई है एक्सेल सीट, दिख पा रही है? देखो 2002-3 से डेटा डाउनलोड किए मैंने साहिल, यस सर, है ना? तो अभी थोड़ा इतना करेक्शन कर लेना यार आपके शीट में, है ना? राइट, हाँ हाँ, ओके। मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसा मत सोचो कि डेटा नहीं है, डेटा तो अवेलेबल है ही, बराबर। ओके, चलिए, थैंक यू साहिल। चलो देखो, आज अपनी बात हुई तो मुझे कुछ पता चला कि बाकी लोग भी कहाँ गलती कर रहे होंगे, है ना? ओके, और एक दो क्वेरी है, ये दो क्वेरी हम ले लेते हैं। चिंतन भी टाइम है ना हमारे पास 5-10 मिनट का? हाँ सर, लास्ट 5 मिनट्स है अपने पास। ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम। श्री राम जी का एक क्वेरी है, नाउ इन बीएससी अर्लियर डेटा यूज्ड टू कम either year on year or quarter to quarter for 5 years. However, in some of the companies these days only 1 quarter data is coming. How to collect? Example Bajaj Finance and REC Limited. श्री राम जी, ऐसा नहीं है, पैटर्न बदल गई है, राइट। उन्होंने जो पहले देते थे, देखो यही चीज एचडीएफसी में भी है जो बजाज फाइनेंस में है, बीएससी ने पैटर्न चेंज की है, पर ये नई पैटर्न अच्छी है, क्योंकि पुरानी पैटर्न में देखो यहां मैंने 2002-3 तक की डाउनलोड कर सका, पर जो नई पैटर्न में बीएससी डेटा दे रहा है उसके हिसाब से आप 2001 का भी डेटा ले पाओगे। सो न्यू पैटर्न इज गुड, राइट। तो मैं चाहूंगा आप पूरा डेटा ले, राइट। ओके, पीयूष भाई, हर्षित जी का मैसेज है, सॉरी क्वेश्चन है। हाँ जी, कैन यू प्लीज आंसर दिस लास्ट क्वेश्चन? आर दिस 5 pillars, sales, profit, NPM, ROE, RCI, enough to select a company? What other factors we should look into? ओके हर्षित जी, पहली चीज आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या सिर्फ ये 5 चीज देख के हम बढ़िया कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं? एक क्वेश्चन मेरा हर्षित जी आपके लिए है, अगर मैं मेरी डाइट अच्छी रखूं, मैं अच्छा खाना ही खाऊं, कोई भी मैं जंक फूड नहीं खाता हूं, मैं अच्छी डाइट रखूं, अच्छी सोच रखूं, एक्सरसाइज करूं, तो क्या मैं मेरी हेल्थ को सुधार सकता हूं? हाँ बिल्कुल, राइट, सेहत बनी रहेगी उससे, है ना? देखो ये सिंपल है, अब इसको हम कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं कि ना ही आपको रोज कैलोरी गिनना पड़ेगा, कितना खाया आपने, आपको ये इतना तो दौड़ना पड़ेगा, इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ 5 मैजिकल टिप्स बताऊंगा, ये टिप्स से आपकी एक्सरसाइज बढ़िया हो जाएगी। देखो ये सब कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस वी कैन डू इन अवर लाइफ। शेयर बाजार हो या लाइफ हो, हर जगह सिंपल चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है, राइट। तो ये सिंपल चीज है, ये 5 चीज अगर आप देखते हो तो 90% आपने जंग जीत ली है। अब 10% फर्क पड़ता है, पर आप अगर मेजर चीज पे ध्यान रखते हो जिससे वेल्थ क्रिएटर मिले, तो ऑलरेडी आप बढ़िया कर रहे हो, राइट। तो इन 5 चीजों पे ध्यान रखोगे, डेफिनेटली यू विल डू गुड, बराबर ना? ओके। या श्रीराम जी का एक क्वेश्चन है, वी कैन चेक द आईपीओ डॉक्यूमेंट, वी कैन गेट अनदर 5 days। श्रीराम जी समझा नहीं मैं, आप उसकी डिटेल बता सकते हो? आप अगर ऑडिबल हो तो ये प्रश्न पूछ सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, राइट, नो प्रॉब्लम, ऑडिबल नहीं हो, राइट। आप आईपीओ, जो भी कंपनी आईपीओ लिस्ट होती है उनके भी डेटा आप लोग चेक कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में से कंपनी के पिछले 5 साल के डेटा चेक करके फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। अंजलि मैडम का कहना है, थैंक्स साहिल, प्लीज मेंशन परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना साहिल?
अभी नेक्स्ट टाइम जो भी शीट बना उसमें एक परसेंटेज भी ऐड कर लेना ना, इतना हम कर सकते हैं ना कि भी कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हाईवे हाई क्लियर है कि कुछ प्रॉब्लम है, राइट? ओके, श्रीराम जी का कहना है आई एम श्रीराम फ्रॉम गुड़गांव दिल्ली, या वेलकम श्रीराम जी। ओके, प्रवीण पटेल मेरे ख्याल से प्रवीण जी बॉम्बे। प्रवीण जी का एक क्वेरी है, सर दिस डेटा शो स्टैंड अलोन, एक्चुअली वी नीड कंसोलिडेटेड डेटा, सो इट्स बेटर वी कैन चेक डेटा फॉर कंपनीज एनुअल रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात है प्रवीण भाई आपकी, एनुअल रिपोर्ट से डेटा लेना चाहिए, ये तो हमने शॉर्टकट लगाया है, राइट? आप जैसे जैसे रिसर्च में आगे बढ़ते हो यू कैन इंप्रूव योर रिसर्च। एनुअल रिपोर्ट तो बढ़िया ही है कोई भी रिसर्च करने के लिए। देखो अभी आप इंडियन कंपनी पे रिसर्च कर रहे हो, कल आप लोगों को लगेगा इंडोनेशिया भी ग्रोथ कर रहा है, आप इंडोनेशिया की कंपनी ढूंढने जाओगे, हो सकता है इंडोनेशिया में बीएससी जैसे डेटा अवेलेबल ना हो। देखो एनएससी पे तो ये सारे डेटा अवेलेबल नहीं है इतने हाई क्लियर, तो फिर हम कैसे कंपनी का रिसर्च कर पाएंगे? तो वो समय हमें क्या काम लगेगा? एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट दुनिया के हर एक एक्सचेंज की हर कंपनी देती है, राइट? सो यू आर एब्सोल्युटली राइट प्रवीण जी, एनुअल रिपोर्ट आर बेस्ट। सर बीएससी न्यू फॉर्मेट का थोड़ा एग्जांपल के साथ बता दूं? ओके नो प्रॉब्लम, मैं एग्जांपल बता देता हूं उसका। चलिए, ये बीएससी इंडिया की साइट हो, आशा रखता हूं यू ऑल आर एबल टू सी। मैं यहां पर बजाज फाइनेंस लिखता हूं, तो ये बजाज फाइनेंस का डेटा आप लोगों के सामने है। मैं आया फाइनेंशियल्स में और गया रिजल्ट में, तो देखो कुछ अलग प्रकार से बता रहे हैं ये लोग, है ना? 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12। अब 19 को क्लिक किया तो मुझे 19 के डेटा मिल जाएंगे, 18 को क्लिक किया मुझे 18 के डेटा मिल जाएंगे। अब ये यहां तक सीमित नहीं है, देखो कहां तक अवेलेबल है, 2001 से, जो पहले अवेलेबल होते थे 2003 तक ही। सो दिस इज गुड थिंग, ये केस में आपको मार्च 2001 के भी डेटा मिल रहे हैं, सो दैट इज वेरी गुड न्यूज आप लोगों के लिए, है ना? मैंने मार्च 2019 क्लिक किया, अब देखो मार्च 2019 में दो डेटा मेरे सामने अवेलेबल है। एक है क्वार्टरली, कि भी पिछला जो क्वार्टर था उसमें इन्होंने 4,000 करोड़ का धंधा किया था। पिछले साल बजाज फाइनेंस ने 15,000 करोड़ का धंधा किया। इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया बायफरगेट करके दिया है, राइट? डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, फीस कमीशन, सारी चीजें बताई है। फाइनेंस कॉस्ट देखो आखिर में। एक मैं यहाँ पे और एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो पुराने जो स्टूडेंट थे ये लोग नेट प्रॉफिट देखते थे, तो नेट प्रॉफिट वाज इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट, पर अब नई कंपनियां और एडवांस हो गई है और वो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताने लगी है। तो आप लोगों को टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ध्यान में लेनी चाहिए। तो बजाज फाइनेंस जो है वो 3,900 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल किया है, राइट? सो होप वी वर एबल टू कन्वे द मैसेज, राइट श्रीराम जी? अच्छा, स्क्रीन नहीं देख पाए आप लोग? ओ माय गॉड, लोग कहानी, राम कहानी खत्म होने के बाद पता सर चला मेरे चैट में दिखा था, आपने शायद देखा नहीं। हाँ नहीं देखा मैंने, क्योंकि मैं यहाँ समझा रहा था। नो प्रॉब्लम, चलो मेरे वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये बजाज फाइनेंस अभी तो दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। या ओके, चलिए मैं फाइनेंशियल्स में गया, रिजल्ट में गया, देखो ये पूरा अवेलेबल है। कितना बढ़िया है, यहाँ पे 2001 तक के डेटा अवेलेबल है। अब तक हमें 2003 के ही डेटा अवेलेबल थे, क्योंकि बीएससी हर साल एक एक साल का डेटा निकाल देती थी। जैसे मैं जब पहले रिसर्च करता था तो मुझे 1993 से डेटा अवेलेबल थे, पर आजकल जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको 2003 से अवेलेबल है। पर नया फॉर्मेट जो बीएससी का है उसमें यू कैन सी सिंस 2001, सो दैट इज एब्सोल्युटली गुड न्यूज। कोई भी एक साल में जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो साल के क्वार्टरली और एनुअल दोनों डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये इस साल का रिजल्ट है, 15,000 करोड़ आप देख पा रहे हो, और पिछले क्वार्टर का था 4,000 करोड़।
तो ये है एनुअल रिजल्ट 15,000 करोड़। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ये नेट प्रॉफिट वाला कॉलम, राइट, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो ये प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड वाज इंपॉर्टेंट। नई सारी कंपनियों में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बताने लगे हैं, दिस इज एडवांस। ये अब सारे रिजल्ट में आप टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देख पाओगे। अब हमें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को ध्यान में लेना है, नेट प्रॉफिट नहीं, बराबर है। चलिए, सो होप कई क्वेरी आप लोगों की क्लियर हुई होगी। अनुमेश जी, क्या है आपने लिखा, कैन यू ऑल्सो शो हाउ टू एक्सेस द बिग फिश ट्रांजेक्शन। अनुमेश जी, बिग फिश ट्रांजेक्शन कहां से देख पाते हैं? ये मैं गया बजाज फाइनेंस में हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्लोजर्स में गए, पीयूष जी यहाँ नहीं, आप एवरेज डेली दिखाते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, डेली वाला तो बड़ा शॉर्टकट है, उसमें तो कोई कंपनी नहीं, ऑटोमेटिकली बीएससी जो सारी कंपनियों का कंपाउंडेड अपडेट करता है वो। ओके, तो यानी अभी आपको पता चल जाएगा कल मैं क्या लिखने वाला हूं, है ना, तो सस्पेंस निकल जाएगा। देखो ये कॉर्पोरेट्स में आओ, कॉर्पोरेट्स क्लिक करो, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट रिलेटेड जानकारी चाहिए, मुझे कॉर्पोरेट्स की जानकारी चाहिए। तो कॉर्पोरेट में गया और नीचे ये एसएएसटी दिख रहा है आपको, सब्सटेंशियल एक्विजिशन, राइट। एसएएसटी में आज 3 चीजें अपडेट हुई है, कल 5 चीजें अपडेट हुई थी, राइट। लेट मी क्लिक दिस एसएएसटी। ये 3 चीज क्या मेरे कुछ काम की है? देखो, शोभा लिमिटेड नाम की जो रियल एस्टेट की कंपनी है, इंफ्रा की कंपनी है शोभा, एलएनटी म्यूचुअल फंड के पास इनके कुछ 27 लाख शेयर थे, यानी शोभा में 3% ऑलमोस्ट होल्डिंग था एलएनटी का। तो एलएनटी ने एक बड़ा सेलिंग किया है 13 तारीख को। एलएनटी ने 21,24,000 नो कितना है ये, यस 21,24,000 शेयर सेल कर दिए हैं, जो 2.24% स्टेक है। यानी एलएनटी, अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली चीज है, आप सोचोगे यार एलएनटी बेच दिया, अब एलएनटी ने ये बहुत समय से रखा होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि एलएनटी ने पैसा बनाया है शोभा में, शोभा 10 साल से नहीं चली है ये कंपनी, राइट। अब 10 साल से नहीं चली है तो एलएनटी ने भी तो नुकसान किया है। यही फर्क है हम में और एलएनटी में। ये सब कंपनियां बहुत प्रोफेशनल होती है, ये कल का सोचती है। इनको अपॉर्चुनिटी मिली होगी कई जगह पे, इनको लगा होगा कि चलो शोभा से ज्यादा पैसा हम कहीं और बना सकते हैं। इन्होंने कैसा तुरंत देखो बड़ा स्टेक बेच दिया, अब यही पैसा वो कहीं और निवेश कर सकेंगे, है ना। तो जगह पता चल गई आपको अनुमेश जी, यहां से आप देख पाओगे। तो अब आपको पता है कल मैं क्या अपडेट करने वाला हूं। कल मैं अपडेट करूंगा कि शोभा को एलएनटी ने बेचा है, राइट। थैंक यू पीयूष जी। ओके, सो होप टुडे सेशन वाज गुड। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा साहिल और मुनीर दोनों को। ये दोनों ही यंगेस्ट स्टूडेंट्स हैं। मुनीर तो चलो 18 साल का तो अभी हुआ है आने वाला भविष्य जबरदस्त उज्जवल है आप दोनों का। साहिल, मैं पढ़ाई के साथ जॉब पे लगा, जॉब मेरी चालू थी और मेरी नौकरी के साथ में धंधे भी कुछ करता था पार्ट टाइम। लेकिन मेरी नौकरी से जो मेरे पास पगार आती थी 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 साल बाद मुझे पता चला कि मैंने मेरी नौकरी की जो तनख्वाह आ रही है उसमें से कोई बचत नहीं की थी, उल्टी मैंने अपने सर पे डेप्ट बढ़ाई थी। तो मैं बहुत लेट खड़ा हुआ, मैं बहुत लेट जगा कि ओ माय गॉड पीयूष तूने कितनी बड़ी गलती की है, पैसे को कैसा बिगाड़ रहा है तू। पर देखो 10 साल बाद जगने के बाद मैंने रास्ता अपनाया कि चलो अब मैं बढ़िया सेविंग करूंगा, और वो वाक्य को आज 10 साल हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 10 साल मेरे बहुत अच्छे गए, राइट। सो आपके साथ तो पूरे भविष्य है और मुझे पूरी उम्मीद है आप दोनों से और सारे स्टूडेंट से। सो थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी, वी एंजॉयड। आप सब लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ हमने एंजॉय किया है। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। कल का दिन है, इंपॉर्टेंट दिन है,
कल डे 3 है। कल डॉक्टर मिलिंद जी फ्रॉम पुणे, डॉक्टर रवि किरण जी फ्रॉम हैदराबाद, शैला मैडम जी फ्रॉम बेंगलुरु, ये तीनों लोग कुछ सेक्टर पे बात रखने वाले हैं। कल इन तीनों की बात भी सुन के हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।